नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज के विचार विमर्श में हम बात करेंगे मोटे अनाज के मूल्य संवर्धन की। जी हां, अगर हम मोटे अनाज की बात करें तो पहले से ही ये हमारे खान पान का हिस्सा रहा है, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल के साथ कहीं ना कहीं हमारी थाली से गायब होता गया और चावल गेहूं पर हमारी निर्भरता बढ़ती गई। लेकिन एक बार फिर इसके पोषण को हम समझ रहे हैं, इसके महत्व को समझ रहे हैं और फिर से इसकी ओर हमारा रुझान भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि साल 2023 को मिलेट ईयर के तौर पर मनाया जाएगा और सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। अगर मोटे अनाज का प्रसंस्करण किया जाए, इसमें मूल्य संवर्धन किया जाए तो किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। कैसे सब कुछ संभव हो सकता है, कैसे हमारी पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कैसे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम विचार विमर्श में चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभात के नेमा। आप बता दें कि प्रोफेसर हैं, डीन रिसर्च हैं नेफ्टेम में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आप महत्व के बारे में बताएंगे कि मोटे अनाज क्या है, किस तरीके से इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और किस किस तरह के कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मान प्रकाश विजय जी हैं जो कि एजीएम है एपिडा में। आपसे हम जानेंगे कि एक्सपोर्ट को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और कैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विजय आपका भी। और साथ ही हमारे साथ शेफ मंजीत सिंह गिल हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं IFCA में। और चर्चा की शुरुआत करेंगे इन तमाम पॉइंट्स पर और विस्तार से हम बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे इसमें मूल्य संवर्धन हो सकता है। आज के समय में मोटे अनाज की उपयोगिता भी काफी बढ़ गई है और ये तो हमारी परंपरा का हिस्सा भी रहे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे भूलते गए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दौर फिर से बदल रहा है। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का कार्यक्रम में एक बार फिर से। तो चर्चा की शुरुआत करें, आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मौजूदा समय में हमें अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए मोटे अनाज को अपने आहार में शामिल करने की जरूरत है। इनसे मिलने वाला आटा थोड़ा मोटा होता है जिसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता। यही वजह है कि इनसे रोटी और लजीज पकवान बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। जहां तक मोटे अनाजों की पैदावार की बात करें तो इनकी फसल के लिए किसानों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये पर्यावरण से आसानी से ही अपना तालमेल बिठा लेते हैं। कम पानी या कम उपजाऊ जमीन पर भी इनकी खेती आसानी से हो जाती है। हमारे देश में लगभग 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 225 लाख टन मिलेट्स का उत्पादन होता है। भारत का मिलेट्स उत्पादन एशिया का 80 और वैश्विक उत्पादन का 20% है। पोषक अनाज यानी मिलेट्स जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें हैं जिनकी खेती 131 देशों में की जाती है। इन पोषक अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सांवा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट शामिल हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। बात अगर मुनाफे की करें तो आप मोटे अनाजों का प्रसंस्करण करके इनसे कई तरह के उत्पाद बनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि महिलाएं भी इस काम को आसानी से कर सकती हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं। तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। सेहत के लिहाज से बात करें तो मोटे अनाज हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। महिलाओं में अक्सर आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड की कमी पाई जाती है, लेकिन स्वस्थ संतान के लिए मां को बेहतर पोषण मिलना जरूरी है। ऐसे में महिलाओं में इन कमियों को दूर करने के लिए मोटा अनाज एक सस्ता और अच्छा साधन है।
इसके अलावा मोटे अनाजों में जिंक, विटामिन ए, डी, ई और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस तरह मोटे अनाज का प्रसंस्करण करके इनसे बने उत्पाद न सिर्फ हमारी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, बल्कि हमारी सेहत को भी सही रखने में मदद करते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने अंत में आपको बताया कि प्रसंस्करण से न सिर्फ मूल्य संवर्धन होती है, बल्कि साथ ही साथ इससे कहीं ना कहीं शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, इसे स्टोर करने में भी आसानी होती है, जो कि एक कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती है मोटे अनाज के साथ। तो प्रसंस्करण सही तरीके से अगर किया जाता है, सही तकनीक से किया जाता है, तो इस समस्या को भी हम दूर कर सकते हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। विजय जी, सबसे पहले वही सवाल कि मोटे अनाज को समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैंने कहा कि ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कई ऐसे हमारे तीज त्योहार होते हैं जिसमें मोटे अनाज को पूजा जाता है। एक्चुअली शुरू से पुरातन समय से हमारे यहाँ पर मोटे अनाज का उपयोग तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत से हो रहा है, बट शहरी क्षेत्रों में इसका यूज़ बहुत कम हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर गेहूं और चावल पर निर्भरता ज़्यादा हो गई है। जबकि आज के टाइम पे जब पॉपुलेशन न्यूट्रिशन फूड की रिसर्च की तरफ जा रही है, उन्हें न्यूट्रिएंट वैल्यू चाहिए, तो हमें किसी न किसी फॉर्म में मोटे अनाज का हमारे खान पान के उसमें हैबिट पे शामिल करना बहुत ज़रूरी हो गया, जिससे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट वैल्यू मिले, प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले और आयरन रिच जो सबसे ज़्यादा होता है इसमें मोटे अनाज में, वो मिल सके। जी मैं नेमा जी आपसे समझना चाहूँगी, जो हम मोटे अनाज की बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से मोटा अनाज हम किसे किसे समझे? क्योंकि ज्वार, बाजरा यही तक ही हम बात कर पाते हैं, लेकिन इसके अलावा इस लिस्ट में कौन कौन से अनाज आते हैं? देखिए, जितने मिलेट्स हैं उसमें ज्वार, बाजरा, रागी, ये 3 प्रमुख मोटे अनाज में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे हैं उनको लिटिल मिलेट्स बोलते हैं, बर्नयार्ड मिलेट्स है, फॉक्सटेल मिलेट्स है, ये सारे छोटे मिलेट्स में सम्मिलित हैं और इन सब की अपनी अपनी उपयोगिता है। अगर आप ओवरऑल देखें कि सारे जो मिलेट्स हैं, ये सभी मिलेट्स, इनमें सबसे अच्छी खूबी जो होती है वो ये है कि इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता। ग्लूटेन मतलब जो बाइंड करता है, जो इकट्ठा करता है, जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि गेहूं में बहुतायत में पाया जाता है और इसलिए हम गेहूं से रोटी बड़ी आसानी से बना लेते हैं। और शायद यही एक कारण है कि हम रोटी खाने के लिए गेहूं का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन जब हम मिलेट्स की रोटी, मिलेट्स के फ्लावर की रोटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो ग्लूटेन की अनुपस्थिति रहती है, उसके कारण उससे वो रोटी बनाने में हमें असुविधा होती है और इसलिए वो शायद चपाती की तरह या ब्रेड की तरह या बिस्किट की तरह जहाँ भी ग्लूटेन को डेवलप करके उसके प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, वहाँ पे मिलेट्स में ये एक चुनौती की तरह सामने आती है। जी। अभी हमने देखा कि इस तरह की रिसर्च की जा रही है, जिससे कि बिना ग्लूटेन को ऐड किए अगर हम उसमें इस तरह से मॉडिफिकेशन किया जाए उसके स्टार्च में या प्रोटीन में, ताकि हम उनसे भी इस तरह के उत्पादों को बना सकें, तो धीरे धीरे इस तरह की रिसर्च हो रही है और काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम ज़्यादा मात्रा में मिलेट्स के इस तरह के उत्पाद भी जो पहले सिर्फ नॉर्मल गेहूँ से संभव थे, वो भी बना पाएंगे। जी, तो इसके बारे में तो मुझे लगता है मंजीत जी और बेहतर बता पाएंगे। मंजीत जी, जब हम पोषण सुरक्षा की बात करते हैं तो हम दूध, दही, अंडा, मांस इसकी बात करते हैं, लेकिन इस चर्चा में मोटे अनाज को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, जो कि पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग इसका नाम जो है कई चीज कभी इंग्लिश में लेते हैं, कभी हिंदी में लेते हैं, कभी लोकल भाषा में लेते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है कि हम किस बाजरा की बात कर रहे हैं। जी। उसमें एक कंफ्यूजन होने से क्या होता है कि जो पर्ल बाजरा है उसकी रोटी बनाना मुश्किल है, लेकिन कुछ और है बाजरा। अब सबक को यूज करना है तो उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है। उसके अंदर उसकी खीर बनाने में, उसकी फिरनी बनाने में, उसको और कई चीज़ों के मीठी चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए, और जैसे प्लेन चावल बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। ऐसे ही है जैसे बाकी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो अगर एक ग्लूटेन का इशू है पर्ल मिलेट के अंदर, उससे रोटी को बनाते हैं,
तो उसके अंदर जो है और बड़ी चीजें ऐड की जा सकती हैं, जिस तरह चावल का आटा ऐड किया जा सकता है, उसमें ग्लूटेन भी नहीं रहेगा और रोटी बन जाएगी। पोटैटोज ऐड कर सकते हैं, अरबी को ऐड कर सकते हैं, इवन के रोटी जो है और न्यूट्रिशनल बन जाएगी। आपको प्रोटीन भी मिलेगा और भी चीजों के विटामिन वगैरह भी मिलने शुरू होंगे, मिनरल्स भी हैं दोनों सब्जियों के जो मिलाएंगे आप, वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। बट ये तो मानना पड़ेगा कि अगर एक इंग्रेडिएंट या एक जो ग्रेन है वो दूसरे ग्रेन से टोटली डिफरेंट है, जिस तरह मक्की का आटा सब लोग किसी भी तरह मैनेज कर लेते हैं सर्दियों में और उसकी रोटी बना लेते हैं, जी जी। तो इसके ग्रेन डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है और उसका डिफरेंट एप्लीकेशन भी अलग होगी थोड़ी सी। अब आप बाजरे के आटे को ये गरम पानी से आटा गूंदेंगे तो उसके अंदर काफी आपको सहूलियत होगी रोटी बनाने के अंदर। ये तो आप आपने थोड़ा अच्छा सा टिप दिया। हाथ से पैक करिए उसको, 2 पॉलिथीन शीट में डाल के या बटर पेपर में डाल के आप उसको थोड़ा प्रेस करके आप तवे पे आराम से डाल सकते हैं, उसको आराम से पक मतलब सकती बाजरे है। के आटे को थोड़े गुनगुने पानी से अगर हम गूंथेंगे और तो आटा जो है हाँ। वो जरूर गर्म पानी से गूंदे। अच्छा, गर्म पानी से। जी जी, तो ये आपने अच्छी बात बताई, क्योंकि कई बार हमने देखा कि बाजरे की रोटी बनानी एक बहुत मुश्किल बात होती है और वो भी अपना ही स्किल होता है जो इसकी रोटी बना पाते हैं। तो सर मेरा वही पोषण वाला जो सवाल था कि हम जब पोषण की बात करते हैं तो आमतौर पर मोटे अनाज का जिक्र उस तरह से नहीं होता जिस तरह से दूध, दही, घी, अंडा, मांस का होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर गिल सर? अब मैं जो थोड़ा बहुत मेरे को ज्ञान है थोड़ा सा आयुर्वेद का, उसमें मैंने पढ़ा है कि अगर आप लेग्यूम मीन्स जो ग्रेन्स हैं या लेग्यूम में चना वगैरह आते हैं, चना राजमा वगैरह, इसका और कॉम्बिनेशन विद डेयरी प्रोडक्ट मे बी द कर्ड एंड उसके अंदर वेजिटेबल, अगर इन 3 कॉम्बिनेशंस में आप एक डिश को बनाते हैं तो उसमें आपको काफी प्रोटीन जो राइट अमीनो एसिड्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। जी जी। इनका कॉम्बिनेशन में खाना बनाना पड़ता है। एक वेजिटेरियन आइटम में आपको सारे अमीनो एसिड नहीं मिल पाते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। बिल्कुल। तो आप डिशेस इस तरीके से बनाएं जिसमें तीनों का और खाने में तीनों चीजों का प्रयोग करें और जो कि आम तौर पे हमारी थाली में ये चीजें होती हैं। जी जी। शेफ सर, प्रोटीन इशू नहीं है इतना बड़ा। जी मंजीत जी, देखिए अब जैसा आप कार्यक्रम से पहले कहे थे कि जो शेफ टाइटल है ये अर्न करने में बहुत मेहनत लगती है और आप एक सेलिब्रिटी शेफ है, तो हम भी इस मौके को नहीं जाने देंगे। आप बता रहे थे कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ऐसी डिशेज अगर आप बनाए तो वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है, तो अगर कोई झटपट एक रेसिपी ऐसी हो जाए। रेसिपी तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि जिनसे आप लोग सेम जैसे रोटी बनती है, इसमें आप अरबी बना सकते हैं बाजरा के अंदर, उसकी बड़ी अच्छी रोटी बना सकते हैं। आप समक चावल की खीर बहुत अच्छी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनती है और सेम सिस्टम है जिसमें चावल की खीर बनती है, कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं हैरान हूं कि आप बहुत सी ये चीजें व्रत के टाइम पे खाते हैं। व्रत के टाइम पे आप मोटा अनाज खाते हैं, चाहे कुट्टू का आटा खाते हैं, वो आप मैनेज करते हैं। अब वो व्रत के बदले आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2-3 हफ्ते और बढ़ा दीजिए, फिर महीना बढ़ा दीजिए, फिर सारा साल में हफ्ते में 1-2 दिन खाना शुरू कर दीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जी जी। तो हमको इतना अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में आज भी है, व्रत के टाइम पे हमने खाना खाते हैं इन चीजों को। जी 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 जी। तो आप खीर सब बनाते हैं। जी, आप बताए थे कि अरबी की रोटी आप बता रहे थे शायद, तो किस तरीके से बनाई जाती है वो? अरबी देखो ये चीज सीजनल है, एक कम कहते हैं सीजन। अगर आप मिलेट की रोटी आजकल बना रहे हैं और अरबी मिल रही है आजकल, तो आप अरबी को बॉईल करके और आटे के साथ गूंद के आप बहुत बढ़िया रोटी बना सकते हैं आप। अच्छा, और कोई फर्क नहीं किस चीज होता। आटा हाँ, किस चीज इतना आप कर सकते हैं कन्वीनियंट के लिए, थोड़ा सा हीट पे और दे दो कि कन्वीनियंसी के लिए जो हम आटे का मतलब डो का बॉल बनाते हैं, उसकी रोल करते उसको आप आटे में रोल कर लीजिए। वो इतना आटा गूंदना नहीं है, लेकिन वो बॉल को आटे में रोल करके आप उसको बनाइए, आटे की कवरिंग से ही इसके अंदर आपको कन्वीनियंस हो जाएगी इसकी रोटी बनाने के लिए। जी। तो आप आटा इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ा आटा इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के ये मिलेट्स हैं, इनकी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी मांग है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, कहाँ पहुँचे हम इस दिशा में? इंटरनेशनल मार्केट में एक्चुअली करीब 400 बिलियन का एक्सपोर्ट ट्रेड होता है इंटरनेशनल मार्केट में, एंड 41% शेयर इंडिया से मिलेट एक्सपोर्ट का है, जिसमें मेजर एक्सपोर्ट इंडिया से जो होता है यूएई है, नेपाल है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है और लीबिया है।
एंड इसके अलावा वर्ल्ड में जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, जिसमें कनाडा है, यूएसए है, अर्जेंटीना है, ये कुछ मुख्यतः कंट्रीज़ हैं जहाँ से इंडिया के कॉम्पिटिटर्स हैं। एंड इंडिया के लिए मिलेट के बहुत अच्छे अभी अपॉर्चुनिटीज़ है इंटरनेशनल मार्केट में, कि जहां पर हम अपना इंडिया का से एक्सपोर्ट प्रमोट कर सकते हैं। और इसी दिशा में एपीडा ने प्लान किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का, जो 2023 में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अगले साल जो 2023 में हम इंटरनेशनल मिलेट ईयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एपीडा इसको इंटरनेशनल फोरम पर वेरियस इंटरनेशनल इवेंट में प्रमोट करने का प्लान कर रहा है। करीब 16 इंटरनेशनल इवेंट हम प्लान करेंगे आने वाले साल में, जो वेरियस इंटरनेशनल कंट्रीज में जो हम पार्टिसिपेट करते हैं। इन जनरल हम एपीडा के वेरियस शेड्यूल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, बट इस साल एक फोकस प्रोडक्ट होगा जिसमें मिलेट एंड मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को हम प्रमोट करेंगे। एंड उसके अलावा एपीडा ने अभी रिसेंटली आहारा में करीब 16 नए एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसमें उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइक बिस्किट है, पास्ता है, व्हीट फ्लोर, मिलेट फ्लोर से बनी हुई चीज़ों को वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, उनको मार्केट किया गया था, पब्लिक को अवेयरनेस लिए मिली थी। इसी तरह हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो ICR का इंस्टीट्यूट है, उनके साथ भी मिलके एक हम स्टडी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें वेरियस मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करके वैल्यू एडिशन करके और उसको मार्केट में प्रमोट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को डेवलपमेंट करने के लिए हम काम कर सकते हैं। जी नेवा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम बात कर रहे हैं कि इसका प्रसंस्करण कर सकते हैं, मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, और ख़ासतौर पर जब हम इंटरनेशनल मार्केट को फोकस करते हैं तब प्रसंस्करण की और भी ज़्यादा भूमिका बढ़ जाती है। तो क्या अभी तक तुम तो ये जानते हैं कि पिसवा लिया और आटा का इस्तेमाल कर लिया, मोटे अनाज के प्रसंस्करण से क्या मतलब है? देखिए, मोटे अनाज के प्रसंस्करण में कुछ चुनौतियां हैं, और धीरे धीरे हमारे जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट उस पर लगे हुए हैं और उन चुनौतियों को ओवरकम भी कर रहे हैं। अभी जैसे एक छोटी सी आपको मैं बात बताऊं कि जो मोटे अनाज हैं उनको जब फ्लावर बना के मार्केट किया जाता है तो उसमें उसकी क्वालिटी में बहुत शीघ्र ही उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है, उसकी क्वालिटी जल्दी खराब हो जाती है। कहते हैं ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है इसमें। जैसे कि हम आटे को मार्केट करते हैं, गेहूं के आटे को, तो उसको 6 महीने 9 महीने तक आराम से रखा जा सकता है, लेकिन जब हम मिलेट्स के आटे को रखना चाहते हैं इतने दिन तक, तो वो सामान्य तौर पर आटे की तरह रखना उसको संभव नहीं होता है। तो उसके लिए स्पेशल पैकेजिंग, स्टोरेज कंडीशंस या वैक्यूम पैकेजिंग, इस तरह की विभिन्न तकनीकों से उसको प्रिजर्व किया जाता है। और उसमें अगर हम एक स्टेप आगे चलें, बजाय फ्लावर के अगर हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उन प्रोडक्ट की भी शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। और ये वैसे भी जो मोटे अनाज जो हम इनको बोलते हैं तो ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं अगर ये अनाज के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब इसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्लावर में तब उसमें एक दिक्कत आ जाती है। तो अब हमारे पास कई तकनीकें हैं जिससे कि हम उनके अलग अलग उत्पाद बना सकते हैं। जैसे कि बताया गया कि चिप्स बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जिसमें रिटार्ड टेक्नोलॉजी से आप उसको प्रिजर्व करके 9 महीने से 1 साल या उससे ज़्यादा भी समय के लिए रख सकते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम इन प्रोडक्ट की लाइफ नहीं बढ़ा सकते, हम इनकी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ा सकते हैं और इन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे बनने वाले कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है और उससे धीरे धीरे हमारी आय बढ़ रही है। जी तो नेमा जी, जो तकनीक की आप बात कर रहे हैं वो किस किस तरह की तकनीक है जिन पर काम किया जा रहा है, ताकि आप बता रहे हैं कि नए प्रोडक्ट्स भी बन सके और इनकी शेल्फ लाइफ यानी स्टोर करना, लंबे समय तक स्टोर कर पाए, ये भी संभव हो पाए। तो क्या कुछ खास तकनीक है जिनके बारे में बताना चाहेंगे आप? जी, जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है निफ्टेम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर हम लोग कुछ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि बिस्किट्स हैं या पास्ता हैं, नूडल्स हैं, जो कि अभी तक सिर्फ मैदे से या आटे से बनते थे। अब हम धीरे धीरे उनमें मिलेट्स को
सब्स्टिट्यूट करके स्टडी कर रहे हैं कि कितने % तक। देखिए पूरा का पूरा मिलेट्स से बिस्किट बनाना या पास्ता नूडल्स बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हम धीरे धीरे उसमें दूसरे तकनीकों के माध्यम से उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कितनी मात्रा तक उसको मिलाएं ताकि प्रोडक्ट की लाइफ कम ना हो और प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन का इम्प्रूवमेंट हो। अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें जैसे कहते हैं कि मैदा या बटर ज़्यादा रहने से उससे पेट ठीक नहीं होता है, वो नुकसान भी करता है। तो बजाय इसके कि जो मिलेट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, तो कैसे इन तत्वों को प्रॉपरली रिटेन किया जा सके और प्रोसेसिंग के बाद भी वो उसमें रिटेन रहें। जी। कई बार ये होता है कि हमने रॉ मटेरियल में तो कैल्शियम ज़्यादा है, लेकिन जब उसकी प्रोसेसिंग की तो पता चला कि कैल्शियम चला गया या आयरन की मात्रा कम हो गई, या प्रोटीन है तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया या प्रोटीन की क्वालिटी चेंज हो गई। तो जितने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ रॉ मटेरियल में हैं, हम चाहते हैं कि वो रहें और इस बात पे ज़्यादा एम्फेसाइज भी किया जा रहा है कि न केवल सेल्फ लाइफ बढ़े बट न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी उसमें रिटेन रहे। तो कई प्रोडक्ट इस तरह के वहाँ बनाए जा रहे हैं। निफ्टिम के अलावा और भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है, या CFTRI है। ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और काफ़ी इंटेंसिवली काम कर रहे हैं। और अब तो चूंकि सरकार ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया है, तो मिलेट्स एक प्रायोरिटी हो गई है। हम दूसरे अनाज के साथ साथ अब मिलेट्स को एक प्राथमिकता देते हुए उनसे बनने वाले उत्पादों पे ज़्यादा काम करते हैं। जी, और हाल में एक ऐसे ही फेस्टिवल का, एक मेले का भी आयोजन किया गया था जिसमें मोटे अनाज से बने हुए जो व्यंजन है वो लोगों के सामने अभी ये हो गया है कि जितने भी फूड फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ मिलेट्स को एक अलग दर्जा दिया जाता है कि मिलेट्स के लिए एक अलग स्पेस क्रिएट किया जाता है ताकि मिलेट्स की तरफ लोगों को आकर्षित किया जा सके और मिलेट्स के उत्पादों का प्रचार प्रसार हो, उसकी डिमांड बढ़े, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसमें सप्लाई भी बढ़ेगी। अभी हमारे किसान ज़्यादा उस पर ज़्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उसकी डिमांड इतनी नहीं है जी। और अभी तक जो इसका प्रोडक्शन है मोस्टली इट इज़ इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, जो छोटे हैं। लेकिन जब जैसे बड़ी कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपने उत्पाद बना रही हैं और बड़े स्केल पे बेच रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में मिलेट्स एक बहुत महत्वपूर्ण सीड बनने वाला है ग्रेन, और इससे जो हेल्थ के बेनिफिट्स होने वाले हैं जैसे डायबिटीज़ है या बीपी है या मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन है, तो इस तरह की बीमारियों के लिए जैसे अभी बताया कि हम लोग व्रत में ज़्यादातर मिलेट्स को खाते हैं क्योंकि व्रत में हम चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जो शरीर को नुकसान करे। जी, जी। तो उससे जो फ़ायदे होने वाले हैं उन चीज़ों में अवेयरनेस क्रिएट करके उसकी डिमांड बढ़ाना और उसको प्रोडक्ट बनाना, ये प्राथमिकता। आपने बताया अवेयरनेस क्रिएट करना, यानी लोगों में जागरूकता हो, एक मार्केट क्रिएट हो। मंजीत जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि पहले से अब लोगों का नज़रिया भी थोड़ा इसको लेकर बढ़ा है, बेहतर हुआ है? डेफिनेटली बहुत नज़रिया इस पर बदल रहा है और लोगों की बड़ी एक्साइटमेंट है एंड बड़े इंथुजियाज्म है इसको समझने के लिए, और इसके ऊपर काफ़ी फोकस है लोग इस टाइम। जब खाने की बात करते हैं तो मिलेट की बात आ ही जाती है जी। और ये जो कुछ एक्टिविटी शुरू हुई है एंड कि जो इंडिया लीड कर रहा है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, which is all over about 70 countries are participating in this. हम शेफ्स भी जो है वो कमिटेड है फॉर द नेशंस हेल्थ, बिकॉज अल्टीमेटली क्रॉप तो बन जाती है लेकिन क्रॉप को फूड में टर्न करना जो है वो वही शेफ्स की स्किल्स में आ जाता है कि क्रॉप को हम टर्न कैसे करते हैं फूड के अंदर और उसके अंदर कैसे एक्साइटमेंट लेके आते हैं, कैसे टेस्टी बनाते हैं, कैसा तुम्हारा यू फील लाइक टू हैव अगेन एंड अगेन, वो हमारी अंदर एक स्किल है जो हम कर सकते हैं। एंड और ये हम चाहते भी हैं कि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट ना बन जाए कोई, उसके अंदर हम थोड़ा सा बार बार इसको ले आते हैं उस चीज को, ये ऐसा रहे कि जो कॉमन हाउस होल्ड में आए, ना कि किनुआ की तरह या दूसरी चीजों की तरह एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाए वेरी एक्सपेंसिव। तो ये हाउस होल्ड में रहना चाहिए जो कि हर आदमी हर लेवल पे लोग इसको खा सके और इसका फायदा उठा सके। हमने लास्ट ईयर 2-3 साल पहले हमारी इंटरनेशनल शेफ्स कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें हमने ट्रांस फैट वाज द मेन लीड टॉपिक, दैट हाउ वी रिमूव द ट्रांस फैट। नाउ दिस ईयर
अलॉन्ग विद एपिडा एंड IIMR हमने अभी ये शो किया था दिल्ली हाथ में IFCA ने मिलके। अब IFCA इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी अक्टूबर में है हमारी, उससे हम इंटरनेशनल शेफ्स भी काफी आ रहे हैं उसके अंदर, और उसके अंदर मेन फोकस इज सेलिब्रेटिंग द मिलेट, एंड उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं फॉरेन नेशनल्स को भी, फॉरेन शेफ्स को भी, दैट हाउ दे कैन यूज मिलेट इन देयर ओन फूड, इन देयर ओन कुजीन, इन देयर कंट्री, सो द मिलेट पॉपुलैरिटी गोज ग्लोबल। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ गिल साहब को सुनकर ये पता चल रहा है कि हम तो सिर्फ प्लेट में सजा हुआ जो खाना है वो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, और इस मेहनत के लिए या फिर वो अनाज आपकी थाली तक जो पहुँच रहा है उसके पीछे जो मेहनत होती है, वो ऐसे गिल साहब जैसे शेफ्स हैं जो इस पे लगातार काम कर रहे हैं कि कैसे इसे और ईटेबल बनाया जा सके, मतलब आसानी से हम इसे अपने भोजन में शामिल कर सकें, और जैसे कि ये भी बता रहे हैं कि ये हर किसी की पहुंच में हो, एक प्रीमियम प्रोडक्ट ना बने, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो हमारे ऐसे शेफ्स हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि इसका प्रसंस्करण कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सरकार किस तरह से मदद कर सकती है, कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या कोई ऐसे संस्थान है जहां पर इसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है, देंगे इन सभी सवालों के जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श, और आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन की। ब्रेक से पहले बहुत सारी बातें चर्चा में सामने आई। हमने ये भी बताया कि कैसे ये हमारे पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है, इसका बाजार भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और हमारे शेफ भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि इसे और लोकप्रिय बनाया जा सके, हमारी थाली तक पहुँचे और इसे हम और आसानी से अपने भोजन में शामिल करें। लेकिन यहाँ पर हमारे किसानों की, हमारे जो स्टार्टअप से जुड़े युवा हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैं अब नेमा जी आपसे, डॉक्टर नेमा, समझना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि ट्रेनिंग कहाँ से ले, क्या कोई ऐसे संस्थान है, सरकार की तरफ से किस तरह की मदद है, कौन कौन सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल हमारे किसान या फिर स्टार्टअप से जुड़े हुए युवा कर सकते हैं, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न उठाया है कि कैसे हम मिलेट्स को ग्रामीण स्तर से या फार्म लेवल से शहरी लेवल तक या कमर्शलाइज लेवल तक ले जाएं, क्योंकि अगर हमें मिलेट्स को एक एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट बनाना है तो उसका कमर्शलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि एक कोई संस्था इसमें हो जो लगातार प्रशिक्षित करते रहे एंटरप्रेन्योर्स को, उद्यमियों को, और वो उस प्रशिक्षण को लेके इतने सक्षम हो सकें कि वो उससे विभिन्न उत्पाद बना सकें। अब जब मैं विभिन्न उत्पादों की बात करता हूँ जो कि कमर्शलाइज किए जा सकते हैं, जैसे कि अभी गिल साहब ने बताया कि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जिससे हम उपमा, इडली, डोसा, इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट को बना के तुरंत ही कंज्यूम करना होता है। अगर हम इसको जब मार्केट में या दूर के मार्केट में भेजना चाहते हैं तो हमें इनको प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाना है जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। जैसे कि अगर हम एक रेडी मिक्स बना दें कि रेडी मिक्स है कि घर में आप उसको खोल के पानी डालें और सीधे इडली बना के तैयार कर लें, या डोसा बना लें, या चीला बना लें, तो ऐसे रेडी टू कुक या रेडी टू ईट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। कुछ अन्य प्रोडक्ट जिनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो आजकल काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं, वो है पास्ता या नूडल्स, क्योंकि नूडल्स और पास्ता अभी तक ये था कि ज़्यादातर मैदा, रिफाइंड
आटे से बनाए जाते थे। तो अब हमें ज़रूरत है कि उन प्रोडक्ट को जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते थे, अब उन प्रोडक्ट में कैसे मिलेट्स को इनकॉर्पोरेट करके हम उस प्रोडक्ट को भी एक हेल्दी लेकिन जाएं कहाँ जाएं? हमारे जो युवा सुन रहे हैं, किसान सुन रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम जो पारंपरिक तौर पर खेती कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी और के पास ना जाना पड़े, वही उसका अपने संस्करण कर ले। लेकिन जरूरत यहाँ पर ट्रेनिंग की है, पूंजी की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ नई तकनीक के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो कहाँ जाए इसके लिए? जी, इनकी ट्रेनिंग के लिए अब कई इंस्टीट्यूट में इस तरह की प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, निफ्टेम में कुछ लैब स्केल पे और कुछ पायलट प्लांट लेवल पे इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी क्रिएट की गई हैं, जिससे कि हम उद्यमियों को या जो प्रशिक्षणार्थी है उनको वहाँ बुला के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे कि बिस्किट का प्लांट है, हमारे पास बेकरी प्लांट है, तो उसमें कैसे ब्रेड बना सकते हैं सोरगम की, कैसे हम बिस्किट में ज्वार और पल मिलेट्स इस तरह के प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं। पास्ता कैसे बना सकते हैं वहाँ उनको करके दिखाया जाता है, सिखाया जा सकता है, और फिर वही फैसिलिटी को वो यूज़ करके अपना प्रोडक्शन करके एक टेस्ट मार्केट कर सकते हैं, ताकि जब उनको टेस्ट मार्केट करने जाए तो मार्केट से फीडबैक मिले और फिर वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूव करके जब उनका एक फाइनलाइज हो जाए तब वो अपनी फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी निफ्टेम में है, निफ्टेम कुंडली में, निफ्टेम तंजावुर में, IIMR में भी इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे जो भी उद्यमी हैं तो ये आसानी से मिल जाता है, खर्चा ज्यादा तो नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रीजनेबल है। जो भी रॉ मटेरियल है उसका एक्सपेंसेस है, बिजली, पानी और कुछ नॉमिनल फी होती है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। कोई एक रेसिपी हमें बताने वाले थे। अब आप इनकी खीर वगैरह बना सकते हैं, आप उपमा बना सकते हैं। उपमा कैसे बनता है इसका? आप बाजरा को, अब इस प्रोसेस को आप ये मत समझिए कि बहुत लंबा प्रोसेस है कि आपको 10-12 घंटे भिगोना है जी। तो वो आपका प्रोसेस भी इतना लंबा नहीं है। आप अगर काम भी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सुबह भिगो के जा सकते हैं, शाम को वापस आएंगे तो भीगा होगा, वो तैयार होगा। रात को भिगो दिए, सुबह तैयार होगा, आपको खड़े नहीं होना पड़ता। तो डोंट, अगर इस टाइम को भी आप टाइम कंज्यूमिंग लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोई भी चीज़ को करना। तो आप उसको भिगो के रखिए, उनके बाद उनको जो है थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए, थोड़ा सा, एंड उसके बाद अपना उपमा वगैरह जो बनाना है आप उससे बनाइए। आप उसका बैटर बना देंगे ज़्यादा तो आप पैनकेक भी बना सकते हैं। और उसमें अगर कुछ डालना है, अगर आपसे ब्रेक हो रहे हैं, डालना है तो कोई ना कोई वेजिटेबल या कोई ना कोई थोड़ा आटा भी डाल लो उसमें। ऐसी मैं ये नहीं कहता आटा डालने दीजिए, 10%, 15%, 20%, 30% आप डालिए। इतना कन्वीनियंट मत बना दीजिए कि 70-80% आटा है और वो 20% बाजरा है, वो मत करिए। तो ये चीजें सारी बन सकती है इन चीजों से, सब आसान है। किसान का प्रोडक्ट के तौर पे, जैसे जिसकी तरफ मंजीत जी ने भी बार बार इशारा किया कि इसे प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बनाना, हमें 5 स्टार वाला, तो किसान के सामने चुनौती यही होती है कि ठीक है वो उगा तो लेगा, लेकिन वो कहाँ बेचे, कहाँ जाए, मतलब उस तरीके से मार्केट उसके लिए ढूंढना या फिर वैसी ही उपलब्धता उसकी तरफ से करा पाना सही समय पर, एक चुनौती रहती है। तो इसके लिए एपिडा क्या कर रहा है? अभी नाउ डेज, इन दिनों में तो जनरली जो मोटा अनाज है वो मेजरली एज अ सीरियल ही एक्सपोर्ट हो रहा है, बट धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। जैसे जैसे लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, मोटे अनाज की जो हेल्थ बेनिफिट पता लग रहा है, तो लोगों में रुझान आया है। पहले जो मैदा और आटे की जो बिस्किट्स होते थे उसको रिप्लेस करके आज मिलेट बेस्ड, रागी बेस्ड बिस्किट्स का यूज़ करना लोगों ने शुरू किया है। शहरों में ज़्यादातर बिस्किट्स यूज़ करते हैं आजकल, मिलेट और रागी बेस्ड बिस्किट। सो इस तरह की अगर हम न्यू एंटरप्रेन्योर्स अगर हम डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली फार्मर्स को एक मार्केट मिलेगा, सो दैट वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली मेजर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सप्लाई कर सके। तो क्या इसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस तरीके से भी कुछ करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, यस, DGFT में और MOPA ने कई सारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट डेवलप करे हैं। और साउथ में कर्नाटका में 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट के लिए है, राजस्थान में बीकानेर भी है जो
बाजरा के लिए है। इसी तरह के जहाँ महाराष्ट्र में मिलेट बेस्ड है, मध्य प्रदेश में भी है। तो इस तरह की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम के तहत तो डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जा रहा है, वो प्रोडक्शन लेवल पर है। उसके बाद जब मार्केटिंग के लिए आता है तो मार्केटिंग के लिए निकटेम जैसे और ये ICR इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनको ट्रेनिंग कैपेसिटी मिल रहे हैं। तो आज के हम लोगों ने अभी रिसेंट रेस्पेक्टेड एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब के साथ एक मीटिंग की थी। उन्होंने रिसेंटली एक मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी सारे 150 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट ने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। उसमें मेजर चीज़ यही आई था कि हमें इंडिया में प्रोसेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया है ना, उनको इंटरनेशनल मार्केट की ज़रूरत है, इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाने की ज़रूरत है। तो उसी दिशा में एपीडा काम कर रहा है और आगे आने वाले इंटरनेशनल मिलेट ईयर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर और एपीडा के साथ हम इस इंडिया के प्रोडक्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पर खास तौर से हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में इसको प्रमोट करने जी। डॉक्टर नेमा, जैसे कि मंजीत जी ने भी कहा था कि हमारी जो गृहिणियाँ होती हैं वो बहुत कुशल होती हैं, उन्हें अलग से कोई स्किल इस तरीके से सिखाने की ज़रूरत नहीं है और पाक में भी काफ़ी वो अच्छी उनका काम रहता है। तो ये बताइए कि हम इस मोटे अनाज की हम बात करें तो रसोई से अगर हम शुरुआत करें, अब तो महिलाएं चाहे कृषि के क्षेत्र में बात करें, सब जगह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो महिलाओं को इससे हर तरह से, चाहे प्रसंस्करण की बात करें तो जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, और रसोई में हमारे मिलेट्स बढ़ें, इसको प्रोत्साहित करने के लिए किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। भारत में अगर हम खाने पीने की बात करें किसी भी परिवार में, तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है महिला का होता है, भले वो माँ हो बहन हो। अगर उनका स्किल अच्छा है तो सारा परिवार खुश रहता है कि खाना पीना हमें अच्छा मिल रहा है। और निसंदेह ही चूँकि माँ बहन चाहती हैं कि उनके परिवार को संपूर्ण पोषण मिले, अच्छे से अच्छा चीज़ मिले, तो अगर उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जाए कि आप मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, खास करके शहरों में, तो निसंदेह ही इस चीज़ को बढ़ाया जा सकता है। और जैसे कि वो मान लीजिए अभी बताया कि उपमा है, जैसे कि सूजी का उपमा बनता है, उसी तरह से मिलेट्स का भी उपमा बन सकता है। डोसा बनता है चावल से, उसी तरह मिलेट्स को ऐड करके भी डोसा बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको नया प्रोडक्ट लाना है, आपके जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट आप बरसों से खाते आ रहे हैं, अगर कोई साउथ इंडियन है और वो डोसा खाने का आदी है तो उसको आप डोसा ही दीजिए और उसमें आप मिलेट्स ऐड कर दीजिए। नॉर्थ में कोई हलवा खा रहा है, आप हलवा बना सकते हैं। आप जानते होंगे कि बाजरा का हलवा बहुत अच्छा बनता है और ठंड में इसको विशेष तौर से बनाया जाता है। जी जी, लड्डू बनते हैं, चिप्स बनते हैं, पापड़ बनते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, मैं तो कहता हूँ कि रागी के चिप्स जो हैं वो इतने चिप्स और पापड़ इतने अच्छे बनते हैं कि ये मार्केट में भी उपलब्ध नहीं है। अगर इसको कोई कॉमर्शलाइज करके मार्केट में लाता है, क्योंकि अब हमारे पास महिलाओं के पास इतना टाइम नहीं है कि हम पापड़ बनाएं। अब तो नॉर्मल पापड़ भी हम लोग बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं। तो रागी के जैसे पापड़ हैं, चिप्स हैं, इस तरह के प्रोडक्ट हैं, तो वो अगर प्रोडक्ट महिलाएं बनाना शुरू करें तो मुझे पूरा यकीन है कि सारे परिवार का पोषण और हेल्थ बहुत सुधर जाएगी। और उनको जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जैसे बीपी है, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, शुगर है, एनीमिया है, इस तरह की बीमारियां मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिवार में होगी। पहले कभी होती नहीं थी, लेकिन हम चूंकि इन चीज़ों से दूर चले जा रहे हैं तो ये हमारे ऊपर हावी होते जा रही हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस को दोबारा वापस लाते हैं तो मुझे लगता है कि घर एक यूनिट है जहां से इस तरह की शुरुआत बहुत आसानी से की जा सकती है। जी जी, मंजीत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका थोड़ा और स्टडी करके और प्रैक्टिकल वे में और ऐसे तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि जितना बाजरा इंक्रीज करेंगे उतनी गुड फैट की क्वालिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी आपको। जी, अगर आप क्वालिटी ऑफ फैट रिड्यूस कर देंगे तो बाजरा, और देखिए हमारे दिमाग में ये रहता है कि फैट इज बैड। नो, बाजरा इज इवन बैड इफ द फैट इज बैड। तो अगर आप फैट को, अब बाजरा को बढ़ाते हैं तो फैट की क्वालिटी भी जो है, आप घी खाइए, जहाँ आप सिंगल नट ऑयल खाइए जो कि कोल्ड प्रेस हो, हाई इन फाइबर भी हो, जो उसके फाइबर को एडजस्ट कर सकता है। इवन के जीआई भी थोड़ा 19-20 लो हो जाता है, जीआई भी 19-20 लो हो जाता है जिस टाइम के अच्छा क्वालिटी का
फैट को इस्तेमाल करते हैं मिठाइयाँ बनाने के लिए या कुछ। तो बड़ा जरूरी है, कॉम्बिनेशन जो है वो समझने और सीखने बहुत जरूरी है। तो तभी जो है इस चीज को अचीव किया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हर वैरायटी ऑफ मिलेट की, फ्लावर, दलिया, सूजी, इन सब फॉर्म्स में अगर मिले तो बहुत रेसिपीज जो है, बहुत चीजें क्रिएट की जा सकती है जो हमारे सिस्टम में है, जो हम खाते हैं उनको वो कर सकते हैं। और उसके बाद वेरी शॉर्टली इमीडिएटली प्री मिक्सेज ऑल काइंड ऑफ थिंग जो मार्केट में कमर्शलाइज है वो आ जाना चाहिए, सो दैट लोगों को आदत पड़ जाए इन चीजों को खाने की। और मैं ये अपील करता हूँ कि ये हम सब एक डिसाइड कर लें, मैंने तो किया हुआ है, मैं तो खाता हूँ रोज, कि हफ्ते में एक दिन मिलेट अपने घर में जरूर बनाएंगे, किसी भी फॉर्म में बनाएंगे, चिप्स लेके नहीं खाएंगे और बनाएंगे उस मिलेट को, 1 मील इन ए वीक। और 2 रेसिपी तो आपने हमें बता दी है। रेसिपी मैं रोज दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप बनाइए, रेसिपी बहुत अवेलेबल है सब तरफ। बाकी आपको रेसिपी अपनी पता है, आप उन्हीं कोई ग्रेन को रिप्लेस करके दूसरा डालिए, बाय हिट एंड ट्रायल यू विल लर्न। एंड बिकॉज ये हम मानते हैं कि एक अच्छी कुकिंग रेसिपी क्रिएट करती है, एक अच्छी रेसिपी अच्छा खाना क्रिएट नहीं करती है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर नेमे, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे इन्होंने कहा कि अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस मिलेट्स के बारे में और मिलेट्स से कैसे उत्पाद बनाएं वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मिलेट्स में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, हम कहते हैं कि मिलेट्स अगर हम खाते हैं तो हमें फाइबर मिलता है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो फाइबर तभी आपके लिए उपयोगी होगा जब वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में होगा। जैसे कि अगर हम मिलेट्स को आप डायरेक्ट, खास करके जो माइनर मिलेट्स हैं, ठीक है, अगर उन मिलेट्स को आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो वो आपको नुकसान करेगा। माइनर मिलेट्स मतलब कौन कौन से, क्या जैसे बर्नयार्ड मिलेट्स है या फॉक्सटेल मिलेट्स हैं, इस तरह के जो मिलेट्स हैं, कोदो, कुटकी, इस तरह के हैं, बकवीट्स है। ये मिलेट्स क्या है कि इनमें फाइबर जो है कि थ्रू आउट ग्रेन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरफेस स्किन पे फाइबर है। और अगर हम उसका होल ग्रेन खा लेते हैं तो वो हमारे पेट में अपच कर देगा और बहुत नुकसान करेगा, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हमें जरूरी है कि उसको डीहल करके खाएं। लेकिन जो मेजर मिलेट्स हैं जैसे ज्वार, बाजरा, उनको आप डायरेक्टली पाउडर बना के कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे मिलेट्स हैं उनको अगर पाउडर बना के आपने खा लिया तो फिर आप बोलेंगे कि मिलेट्स क्यों खा लिया। तो जरूरी है कि उनको प्रॉपरली डीहल्ड करके, सेकेंडरी प्रोसेसिंग करके या उनको सोक करके उससे जो एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं उनको डिसॉल्व करके सेपरेट कर दिया जाए। तो अवेयरनेस इस चीज की भी जरूरत है कि किस मिलेट को किस तरह से कंज्यूम किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर अभी हम और चर्चा करेंगे और साथ ही आपको ये भी समझाएंगे कि जो बार बार मंजीत जी कह रहे हैं कि इसे हम सिर्फ 5 स्टार का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश ना करें, ये हर किसी की पहुंच में हो, या फिर ये कहें कि हम एक जैसे गेहूं चावल हम अभी अपने भोजन में शामिल करते हैं, उसी तरीके से मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी की जो हम बात करें, कोई अलग तरह का कोई फैशन ना इसे बना दिया जाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में और चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अब डॉक्टर एमा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की स्कीम्स चलाई जा रही हैं इस मोटे अनाज को लेकर, ताकि किसान इसको पैदा भी ज्यादा करे, कंज्यूम भी ज्यादा हो, इसका प्रसंस्करण भी ज्यादा और एक्सपोर्ट भी बढ़े। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है और भारत सरकार ने भी 2023 को मिलेट ईयर बताया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये प्रपोजल भारत की तरफ से गया था, तो हमारे यहाँ भारत सरकार बहुत उत्सुक है कि कैसे मिलेट्स को एक कमर्शियल स्केल पे प्रोत्साहित किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, भारत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को एक विशेष स्कीम चलाने के लिए अनुमति दी है और इस स्कीम का नाम है PLIS
PLIS प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम उन उद्यमियों के लिए है जो अभी मिलेट के बेस पे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं और उसका प्रोडक्शन बढ़ाकर देश में बेचना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस स्कीम के तहत 800 करोड़ रुपीस आवंटित किया गया है, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपए लार्ज इंडस्ट्री के लिए। तो सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसे एक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए ना, इंसेंटिव जो आप बताएं, तो ये किस फॉर्म में, किस तरह से है? क्या ये किसी मतलब राशि के रूप में है या फिर तकनीक के रूप में है? कैसे इसे इंसेंटिव दिया जा रहा है? तो जैसे कि उदाहरण के लिए कोई इंडस्ट्री है, वो मिलेट्स के आधार पे कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसमें शर्त यह है कि उनके प्रोडक्ट में मिलेट्स का कम से कम 15% होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो बिस्किट बना रहे हैं तो उसमें 15% मिलेट्स यूज होनी चाहिए। कोई भी मिलेट्स हो सकती है, ठीक है, बाकी चीज़ें पुरानी हो सकती हैं या कोई अन्य पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 15% होना चाहिए। पास्ता बना रहे हैं, तो इसे इंसेंटिव किस तरीके का दिया जाएगा? इसमें इंसेंटिव ये है कि एक उसमें बेस ईयर होगा। आज मान लीजिए उनका प्रोडक्शन जो है, तो अगले साल अगर वो अपना प्रोडक्शन 10% या उससे ज़्यादा करते हैं तो उनको अपना प्रपोजल देना होगा अभी से कि हम ये प्लान कर रहे हैं और हम अगले साल इस मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट को 10% ज़्यादा मार्केट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट करेंगे। तो वो अपनी एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में सबमिट कर सकते हैं। वहाँ एक टेक्निकल कमेटी इवेल्युएट करेगी और वो सारी चीज़ें को इवेल्युएट करके उनका एक इंसेंटिव निर्धारित करेगी। तो ये बड़ी इंडस्ट्री भी और MSME इंडस्ट्री भी, MSME इंडस्ट्री भी अपने प्रोडक्ट को बना सकती है और उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार से इंसेंटिव ले सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, जिससे कि मुझे लगता है कि ये स्कीम जो है आने वाले 5 वर्षों के लिए है, 2022-23 से 26-27 तक ये है। तो इसमें यह है कि अगले 3 वर्षों तक अगर वो अपना 10% बढ़ाते हैं तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी और कंज्यूमर पे लोड कम आएगा। कंज्यूमर भी फिर उन प्रोडक्ट को लेना चाहेगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इंसेंटिव लेके प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे उनकी कॉस्ट कम आ रही है। बिल्कुल, तो ये एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है ताकि इससे जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं या प्रसंस्करण यूनिट्स हैं उनमें भी एक उत्साह हो और प्रॉफिटेबल हो। जैसा कि सर बता रहे हैं कि हर किसी के लिए बेहतर रहता है जब आपका लाभ बढ़ता है, तो फिर आप कहीं ना कहीं कंज्यूमर को भी बोझ कम करते हैं। मंजीत जी, जैसा कि हम ब्रेक से पहले एक बात कर रहे थे कि जो स्मॉल मिलेट्स हैं उनको खाने का या फिर उनको कंज्यूम करने का, अपने आहार में शामिल करने का एक विशेष तरीका है, वहाँ सावधान रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो क्या है? साहब आप तो आमतौर पे बाजरा ले लेते हैं, जिसको बाजरा बोलते हैं, जो पर्ल मिलेट है, जो आमतौर पे नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा वही पर्ल मिलेट होता है। तो पर्ल मिलेट को उसको हस्क करना पड़ा, उसकी हलिंग करनी पड़ती है कि उसके ऊपर की स्किन हटानी पड़ती है जो बड़ी हार्ड है। अब वो गांव में, तो अब मैं किसानों को बात कर रहा हूँ, गांव वाले तो गांव में किसानों को सबको पता है कैसे करते हैं, यानी छिलका उतारना जो कहते हैं। पर यही कि उसमें यही है कि आप उसको अपना लकड़ी है वो पत्थर वाले उसमें लेके, जिसको क्या कुंडा सोडा बोलते हैं, अब उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारिए, थोड़ा सा उसको कूटिए। वो पानी का छींटा मारना है, पानी डालना नहीं है। तो बार बार छींटा मारेंगे, कूटेंगे तो स्किन सॉफ्ट होके ब्रेक हो जाती है। मतलब ओखली में जैसे हम करते हैं वही कहने का मतलब है? उसको करते हैं, उसको भी एक प्लेन ट्रे में डाल के आप उसको थोड़ा फटकिए और उससे छिलका अलग हो जाएगा, उसका जो अंदर का मीट है, जो अंदर का गुद्दा है, वो अलग हो जाएगा। तो एक ये तरीका है, लेकिन ये चीजें जो है कमर्शियली मार्केट पे ही मिलनी चाहिए। अब उसमें थोड़ी लाइफ डेफिनेटली कैसे उसमें ऐड कर रही है वो मिलनी चाहिए, जो कि ये करना काम पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में तो बहुत मुश्किल है। अब तो वो ओखली भी यूज नहीं करते, नीचे वाले को आवाज आती है तो मुश्किल हो जाता है। तो ये मिलनी चाहिए मार्केट में इस तरीके से, तो जो कि हम इजी कुकिंग जो है वो इजी हो जाती है। तो बाकी तो रेसिपी जितनी भी वही जो पुराने तरीके हैं आप उसमें से रिप्लेस करके रेसिपी में रखिए और उसको आप बनाइए, आपको बहुत मजा आएगा बनाएंगे तो। बिल्कुल, मुझे तो सुनकर इतना मजा आ रहा है तो खाने बनाने में तो और भी आनंद आएगा। विजय जी, आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे मैं ये वही बताना मतलब दर्शकों के लिए बता दूं कि इसको लेकर बहुत एग्जीबिशंस यानी प्रदर्शनी लगाई जा रही है, कई तरह की प्रतियोगिताएं भी रखी जा रही हैं ताकि मोटे अनाज को और लोकप्रिय बनाया जा सके। तो क्या किया जा रहा है इसमें? लोकप्रिय बनाने
इसके साथ साथ प्रोडक्शन के ऊपर एंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहित करने के लिए कई सारी और स्कीम्स भी है, जैसे PLI स्कीम तो इन्होंने बताया। एक MSME की भी स्कीम्स हैं जो न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए है, जिसमें 10 लाख तक अनुदान दिया जाता है, जो इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है न्यू एंटरप्रेन्योर्स और अपना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है। इसके अलावा एपीडा की भी स्कीम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, क्वालिटी डेवलपमेंट है, मार्केट डेवलपमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स को बेनिफिट लेके एक एंटरप्रेन्योरशिप वो कर सकता है। जहाँ तक बात है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की, उसको पॉपुलराइज करने की, तो यस, जो जितने भी हम लोग इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेट करेंगे, तो अब तक जो हम लोग करते आए हैं कि बासमती राइस प्रमोट किया है हमने, पल्प, मैंगो पल्प किया है, या और फूड प्रोडक्ट को हमने प्रमोट किया है, स्नैक्स को प्रमोट किया है। इस साल ऑनवर्ड जो हमने 16 इंटरनेशनल इवेंट में प्लान प्रपोज किए हैं, तो उनमें हम लोग वेरियस मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट की रेसिपीज कैसे बनती है, ऑनलाइन वेट सैम्पलिंग किया जाएगा, ऑनलाइन वहाँ पर शेल्फ ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, उस शेफ के थ्रू वो नई नई रेसिपीज इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि सो दैट इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन डायस्पोरा जितने भी हैं उनको मिलेट मिले और मिलेट से रिलेटेड क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वो बना सकते हैं, सो दैट वो अवेयरनेस आए न्यू जनरेशन में, न्यू यूथ में, नॉट ओनली इंडियन डायस्पोरा बट आल्सो द लोकल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्रीज कि व्हाट इज मिलेट, बाजरा क्या है, ज्वार क्या है, रागी क्या है, और इसके बेनिफिट क्या है, और इसके क्या क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हमारे हेल्थ बेनिफिट। जी बिल्कुल। तो ऐसे मंजीत जी, मैं आपसे एक और मेरा अंत में सवाल है आपसे कि बहुत यंग शेफ्स भी देख रहे होंगे या फिर ऐसे युवा भी देख रहे होंगे जो सोच होंगे कि मैं इस क्षेत्र में नाम कमाऊं या आगे बढ़ूं, उन्हें कोई ऐसा आप ग्रुप या कोई ऐसे किसी संस्था के बारे में बताना चाहेंगे जो मोटे अनाज को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर उस आर्ट को सीखना चाहते हैं जहां वो जा सकते हैं, या फिर आप इसके बारे में कोई डायरेक्शन देना चाहेंगे? नहीं, कुलिनरी आर्ट को सीखना बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। ऐसे तो कुकिंग सब कर लेते हैं, लेकिन कुकिंग को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सीखना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी प्रोफेशनल एरिया और स्पेशलाइजेशन। तो इसमें एक्चुअली इंडिया में तो बेस्ट है होटल स्कूल ज्वाइन करके लर्न कुकिंग करके देन यू जॉइन द किचन। आप किचन ज्वाइन कर लेते हैं, पर यह है कि किचन ज्वाइन करने से बात नहीं बनती है। फिर उसके साथ जैसे बाकी प्रोफेशंस हैं, चाहे डॉक्टर है या लॉ है या जो भी है, आपको साथ के साथ बहुत पढ़ना भी पड़ेगा और नई नई चीजों को सीखना भी पड़ेगा। ऑन गोइंग प्रोसेस है ये कभी रुकता नहीं है। तो उसके अंदर आपको शौक है खाना बनाने का, और इससे बढ़िया मैं तो समझता हूँ प्रोफेशन ही कोई नहीं है कि तुम वो करते हो जो दुनिया खाती है। तो इसलिए मेहनत की जरूरत है थोड़ी, लेकिन प्रॉपर कोर्स शुरू करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज बहुत चीजें हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं, उसको प्रॉपर निकालने को इस्तेमाल नहीं कर पाते। कहना चाहे थे। और मैं ये एक और चीज कहना चाहता हूँ कि इसको पॉपुलराइज और करने के लिए कि इवन जितने भी किसी भी तरीके से हम टेम्पल फूड्स खाते हैं, और हमारे टेम्पल फूड्स में पहले मिलेट ही होता था, व्हीट तो बहुत बाद में आई है। तो हमारे टेम्पल फूड में मस्ट डिसाइड करें कि महीने में एक दिन तो टेम्पल फूड के अंदर बिल्कुल जैसा जो है पहले भी मिलेट का पकवान होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके अंदर होना चाहिए जो लोगों को पता लगे और लोग उसको खाना शुरू करें। ये बेसिक चीजें हमें शुरू करनी चाहिए टू मेक इट पॉपुलर। इसमें मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के बिहाफ में निफ्टेम ने 2 कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है, जिसमें कि हम अन्य संस्थान जैसे IIMR, CFTRI, CPET, लुधियाना, इन सभी के साथ मिलके एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं 2023 में, जिसमें कि न्यूट्रिशनल एंड इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स को सस्टेन करना और उसकी क्वालिटी रिटेन करना, दीज आर 2 बिग चैलेंजेस। तो इस विषय के ऊपर एक पूरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की जाएगी 2023 अप्रैल में, जिसका कि अभी चर्चाएं मीटिंग होके इसकी सारी रूपरेखा बनाई जा चुकी है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो यंग माइंड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। तो इस चीज़ को ट्रैप करने के लिए स्टूडेंट्स को खास करके अलग अलग संस्थानों के स्टूडेंट्सों के लिए 10 छोटे छोटे सेमिनार किए जा रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, स्कूल और कॉलेज लेवल पे अलग अलग जगह पे जाके 10
सेमिनार कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे जिसमें कि रेसिपी कंपटीशन होगी। अगर कोई मिलेट्स के ऊपर कोई इनोवेटिवली कोई नया प्रोडक्ट बना के बताना चाहता है तो वो अपनी रेसिपी उसमें शो कर सकता है, और उन अलग अलग जगह से जो भी विनर्स होंगे उनको फिर दिल्ली में लाके मेजर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पार्टिसिपेट कराया जाएगा। जी जी। ताकि हम चाहते हैं कि तो कहाँ संपर्क करें सर, जल्दी से बता दें अगर कोई जानना इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अभी हम जल्द ही इसका नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। निफ्टेम में ये चल रहा है, अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, बट इट इज इन द प्रोसेस। जल्दी इस पे डिटेल्स निफ्टेम की वेबसाइट पे आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, और मिलेट पर कुछ रेसिपी भी हमने जानी, कुछ टिप्स भी हमने जानी, मंजीत जी ने बताया, और साथ ही हमने इसके जो पोषण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर भी चर्चा की। बाजार कैसे इसका बढ़ाया जा रहा है, किसानों की आय में कैसे इससे वृद्धि हो सकती है, और यंग माइंड्स जो युवा हैं वो कैसे इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाश कर सकते हैं और एक नया करियर अपना सकते हैं। बहुत सारी बातें आज कार्यक्रम में हमने की और इसमें हमारी मदद की हमारे मेहमानों ने। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। तो इसी के साथ ही आज के विचार विमर्श में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की जो चर्चा है इससे जरूर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और एक नई राह आपको मिलेगी। मोटे अनाज को, जो कि जैसा कि मंजीत जी बार बार कह रहे हैं कि इसे प्रीमियम प्रोडक्ट ना बनाए, ना ही ये कहें कि ये गरीब की थाली के अनाज है, बल्कि इसे इस तरीके से प्रचारित किया जाए कि हमारे पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यही करने का प्रयास हमने आज के इस कार्यक्रम में किया है। और बार बार एक बात जो हम कह रहे थे कि कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल करें अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। विचार विमर्श के एक और अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। और जाते जाते आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए विचार विमर्श हमारे YouTube चैनल पर भी। नमस्कार।